नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य वन लाइनर क्वेश्चंस क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा आज का विषय है आदिकाल से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने किसे हिंदी का पहला कवि माना है? तो दोस्तों सरहपा को। प्रश्न 2, राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया? दोहा कोश। प्रश्न 3, शिव सिंह सेंगर ने किसे हिंदी का पहला कवि माना है? तो दोस्तों इसका उत्तर है पुष्य या पुंड को। प्रश्न 4, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने किसे हिंदी का पहला कवि माना है? शालीभद्र सूरी को। शालीभद्र सूरी को। प्रश्न 5, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसे हिंदी का पहला कवि माना है? स्वयंभू को। स्वयंभू को। प्रश्न 6, देवसेन की कौन सी रचना हिंदी की पहली साहित्यिक रचना मानी गई है? श्रावकाचार। श्रावकाचार। प्रश्न 7, सिद्ध कवियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 84। दोस्तों फिर से रिपीट करती हूँ, प्रश्न 7, सिद्ध कवियों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 84। इसके बाद है हमारा प्रश्न 8, सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से था? दोस्तों इसका उत्तर है वज्रयान या सहजयान शाखा से। प्रश्न 9, सरहपा किस शताब्दी के सिद्ध हैं? 8वीं शताब्दी के। प्रश्न 10, सरहपा किस पर अधिक बल देते थे? सहज जीवन पर। प्रश्न 11, सहज जीवन के प्रवर्तक कौन है? सरहपा। प्रश्न 12, प्रश्न 12, सहज कवियों ने किन अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है नैरात्म्य भावना, कायायोग, सहज, शून्य तथा समाधि की अवस्थाओं का वर्णन कवियों ने किया है। दोस्तों इसके बाद है हमारा प्रश्न 13, सहज कवियों ने किस व्यवस्था की कड़ी आलोचना की है? तो दोस्तों इसका उत्तर है वर्णाश्रम व्यवस्था की कड़ी आलोचना सहज कवियों ने की है। प्रश्न 14, सिद्धों ने किस भाषा शैली में रचनाएं की हैं? तो दोस्तों संधा भाषा में। प्रश्न 15, संधा भाषा कैसी भाषा है? अंतः साधनात्मक अनुभूति का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। प्रश्न 16, कबीर द्वारा अपनाई गई संधा भाषा शैली को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है उलट बासी। प्रश्न 17, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है गोरखनाथ। प्रश्न 18, नाथ पंथ में गोरखनाथ ने किसका प्रवर्तन किया? तो दोस्तों हठ योग का। प्रश्न 19, गोरखनाथ ने हठ योग में क्या अपनाने पर जोर दिया? तो दोस्तों इसका उत्तर है ब्रह्मचर्य, वाक संयम और शारीरिक मानसिक सुचिता को अपनाने पर जोर दिया। प्रश्न 20, गोरखनाथ ने हठ योग में किसका त्याग करने के लिए कहा? तो दोस्तों इसका उत्तर है मध्य मांस का त्याग। प्रश्न 21, गोरखनाथ ने किसकी तीव्र आलोचना की है? तो दोस्तों ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्ण व्यवस्था की तीव्र आलोचना की है। प्रश्न 22, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ। प्रश्न 23, मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ के गुरु कौन थे? तो दोस्तों जलंधर नाथ। प्रश्न 24, नाथ पंथ के गुरु एवं शिष्यों का क्रम किस प्रकार है? तो दोस्तों जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ और फिर गोरखनाथ। तो नाथ पंथ के गुरुओं एवं शिष्यों का क्रम इस प्रकार है। प्रश्न 25, नाथों की अंतः साधना के प्रमुख अंग क्या हैं? तो दोस्तों ईला पिंगला, नाथ बिंदु की साधना और शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवेश। प्रश्न 26, नाथों ने
किस भाषा शैली को अपनाया? तो दोस्तों इसका उत्तर है संधा भाषा या उलट बासी शैली को अपनाया। प्रश्न 27, सिद्धों और नाथों की भाषा शैली क्या थी? तो दोस्तों संधा भाषा या उलट बासी। प्रश्न 28, जैन साहित्य सबसे ज्यादा कहाँ लिखा गया? तो दोस्तों गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत में। प्रश्न 29, जैन साहित्य किस रूप में उपलब्ध है? तो दोस्तों प्रमाणिक रूप में जैन साहित्य उपलब्ध है। प्रश्न 30, जैन साहित्य में कितने प्रकार की रचनाएं मिलती हैं? तो दोस्तों 2 प्रकार की रचनाएं जैन साहित्य में मिलती हैं। प्रश्न 31, जैन साहित्य में रचनाओं के 2 प्रकार कौन से हैं? तो दोस्तों जैन साहित्य में रचनाओं के 2 प्रकार इस प्रकार हैं। पहला, नाथों की अंतः साधनात्मक दोस्तों यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे पॉइंट्स का मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। तो जैन साहित्य में रचनाओं के 2 प्रकार कौन से हैं? तो यानी नाथों की अंत्य साधनात्मक और दूसरी उपदेश नीति पर आधारित दोहे। जैन साहित्य के 2 रचनाओं के 2 प्रकार हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 32। लेकिन दोस्तों हम फिर से 31वें प्रश्न को फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ पर पेज अलग अलग होने की वजह से थोड़ा मिस्टेक हुई है पिछले रिकॉर्डिंग में, तो दोस्तों यहाँ मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। प्रश्न 31, जैन साहित्य में रचनाओं के 2 प्रकार कौन से हैं? तो दोस्तों पहला प्रकार है नाथों की अंतः साधनात्मक उपदेश नीति पर आधारित दोहों में रचित मुक्तक काव्य, ये पहला प्रकार है। दोस्तों दूसरा प्रकार है पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं पर आधारित रचनाएं। तो दोस्तों जैन साहित्य में रचनाओं के 2 प्रकार मिलते हैं जिनके बारे में हमने अभी आपसे डिस्कस किया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 32, पौराणिक काव्य धारा के महान कवि कौन हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है स्वयंभू। प्रश्न 33, स्वयंभू की रचना का नाम क्या है? तो दोस्तों पौंचर्यु या पद्मचरित। प्रश्न 34, स्वयंभू ने पौंचर्यु या पद्मचरित की रचना किसको आधार बनाकर की? तो दोस्तों राम कथा को। प्रश्न 35, स्वयंभू की पौंचर्यु का प्रभाव किस रचना पर मिलता है? तो दोस्तों रामचरितमानस पर स्वयंभू की रचना का प्रभाव मिलता है। प्रश्न 36, पौंचर्यु कैसा काव्य है? तो दोस्तों यह एक महाकाव्य है। प्रश्न 37, पौंचर्यु में कितने कांड और संधियां हैं? तो दोस्तों 5 कांड और 83 संधियां पौंचर्यु में हमें मिलती हैं। प्रश्न 38, अपभ्रंश का आदि काव्य किसे माना गया है? तो दोस्तों पौंचर्यु को अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। प्रश्न 39, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। प्रश्न 40, डॉक्टर भयाणी ने किसे अपभ्रंश का कालिदास कहा है? तो दोस्तों स्वयंभू को डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश का कालिदास कहा है। प्रश्न 41, डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा है? तो दोस्तों पुष्पदंत को डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश का भवभूति कहा है। प्रश्न 42, रोड़ा किस शताब्दी के कवि हैं? तो दोस्तों 11वीं शताब्दी के कवि हैं। प्रश्न 43, रोड़ा कवि की रचना कौन सी है? तो दोस्तों राउलवेल। प्रश्न 44, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति कौन सी है? तो दोस्तों रोड़ा कवि की राउलवेल। प्रश्न 45, राउलवेल किस प्रकार की रचना है? दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, राउलवेल किस प्रकार की रचना है? तो दोस्तों लौकिक श्रृंगारी रचना है। प्रश्न 46,
नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा की शुरुआत किस रचना से मानी जाती है? तो दोस्तों राउरवेल से नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। 47 राउरवेल में किसका वर्णन है? तो दोस्तों किसी राजा के हृदय में बसने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन है। प्रश्न 48 अब्दुल रहमान किस शताब्दी के कवि हैं? तो दोस्तों 13वीं शताब्दी के कवि हैं। प्रश्न 49 भारतीय भाषा में रचना करने वाले पहले इस्लाम धर्मावलंबी कवि कौन हैं? तो दोस्तों अब्दुल रहमान या अध्ययमान। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, अब्दुल रहमान को अध्ययमान नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 50 अब्दुल रहमान की भारतीय भाषा में रचित पहली रचना कौन सी है? तो दोस्तों संदेश रासक। प्रश्न 51 संदेश रासक कैसा काव्य है? तो दोस्तों संदेश काव्य है। प्रश्न 52 संदेश रासक कितने प्रक्रमों में विभाजित है? तो दोस्तों 3 प्रक्रमों में। प्रश्न 53 संदेश रासक में कितने छंद हैं? तो दोस्तों 223 छंद हैं। प्रश्न 54 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान कितने ग्रंथों के आधार पर की है? तो दोस्तों 12 ग्रंथों के आधार पर की है। प्रश्न 55 विद्यापति किस शताब्दी के कवि हैं? तो दोस्तों 14वीं शताब्दी के कवि हैं। प्रश्न 56 विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो दोस्तों विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की है। प्रश्न 57 विद्यापति के संस्कृत में रचित ग्रंथ कितने हैं? तो दोस्तों 11। प्रश्न 58 विद्यापति के अवहट्ट में रचित ग्रंथ कितने हैं? तो दोस्तों कुल 2 ग्रंथ अवहट्ट में रचित हैं। प्रश्न 59 विद्यापति के मैथिली में रचित ग्रंथ कितने हैं? तो दोस्तों केवल 1 ग्रंथ विद्यापति ने मैथिली में रचा है। प्रश्न 60 विद्यापति ने किन किन भाषाओं में रचनाएं की हैं? तो दोस्तों मैथिली, संस्कृत, अवहट्ट भाषा में विद्यापति ने रचनाएं की हैं। प्रश्न 61 विद्यापति को कौन सी उपाधियां दी गई हैं? तो दोस्तों विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, कवि रंजन, कवि कंठहार और महाकवि की उपाधियां दी गई हैं। प्रश्न 62 विद्यापति की प्रमाणिक रचनाएं कौन सी हैं? तो दोस्तों कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली विद्यापति की प्रमाणिक रचनाएं हैं। प्रश्न 63 विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? तो दोस्तों कीर्ति लता को विद्यापति ने कहानी कहा है। प्रश्न 64 विद्यापति की कीर्ति लता ऐतिहासिक महत्व का कैसा काव्य है? तो दोस्तों प्रबंध काव्य है। ये पूछ रहे हैं, फिर से रिपीट करती हूँ मैं। प्रश्न 64 विद्यापति की कीर्ति लता का ऐतिहासिक महत्व कैसा है के रूप में कैसा काव्य है? ठीक है, तो प्रबंध काव्य है। प्रश्न 65 विद्यापति की कीर्ति लता की भाषा कौन सी है? तो दोस्तों अवहट्ट भाषा है। प्रश्न 66 विद्यापति ने कीर्ति लता में किस नगर का वर्णन किया है? तो दोस्तों जौनपुर नगर का वर्णन विद्यापति ने अपनी रचना कीर्ति लता में किया है। प्रश्न 67 विद्यापति ने कीर्ति लता में किसका वर्णन किया है? तो दोस्तों कीर्ति सिंह के गुणगान और वैश्यावृत्ति का वर्णन किया है। तो प्रश्न 68 विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। प्रश्न 69 कीर्ति लता में कीर्ति सिंह ने किसका बदला लिया है? तो दोस्तों अपने पिता का बदला कीर्ति सिंह ने लिया है। प्रश्न 70 विद्यापति के यश का आधार कौन सी रचना है? तो दोस्तों
पदावली विद्यापति के यश का आधार है। प्रश्न 71वां प्रश्न दोस्तों, विद्यापति की पदावली की रचना किस शताब्दी में की गई? तो दोस्तों 14वीं शताब्दी में की गई। प्रश्न 72, विद्यापति की पदावली रचना की भाषा कौन सी है? तो दोस्तों मैथिली भाषा में पदावली की रचना की गई है। प्रश्न 73, विद्यापति की पदावली में किसका चित्रण है? तो दोस्तों राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का और वह संधि का चित्रण है। प्रश्न 74, विद्यापति की पदावली में कौन से पक्ष सबसे ज्यादा विवादास्पद हैं? तो दोस्तों विद्यापति की पदावली में भक्ति और श्रृंगार के पक्ष सर्वाधिक विवादास्पद हैं, जिसके आधार पर कभी इसे भक्ति काव्य और कभी इसे श्रृंगार काव्य माना जाता है और लगातार इस पर बहस भी बनी हुई है। प्रश्न 65, विद्यापति की पदावली कैसा काव्य है? तो दोस्तों श्रृंगार भक्तिपरक मुक्तक काव्य है। प्रश्न 76, विद्यापति की पदावली में भक्तिपरक गीतों से संबंधित पद किसमें मिलते हैं? तो दोस्तों प्रार्थना और नचारी में। प्रश्न 77, प्रार्थना और नचारी में किससे संबंधित आराधना गीत मिलते हैं? तो दोस्तों दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव और कृष्ण से संबंधित प्रार्थना और नचारी में आराधना गीत मिलते हैं, जिसके कारण विद्यापति की पदावली को भक्ति परक काव्य माना गया है। ठीक है। प्रश्न 78, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, यह कथन किसका है? तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ दोस्तों। प्रश्न 78, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, यह कथन किसका है? तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न 89, विद्यापति को वैष्णव और भक्त कवि कहाँ नहीं माना जाता है? तो दोस्तों मिथिला क्षेत्र में विद्यापति को वैष्णव और भक्त कवि नहीं माना जाता। प्रश्न 80, विद्यापति को वैष्णव और भक्त कवि कहाँ माना जाता है? तो दोस्तों बंगाल में विद्यापति को वैष्णव भी माना जाता है और भक्त कवि भी माना जाता है। प्रश्न 81, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? तो दोस्तों शैव मत के अनुयायी थे। प्रश्न 82, विद्यापति ने किसके ग्रंथों को आधार मानकर अपने ग्रंथों की रचना की? तो दोस्तों जयदेव के ग्रंथों को आधार मानकर विद्यापति ने अपने ग्रंथों की रचना की। प्रश्न 83, यहाँ पर दोस्तों विद्यापति की कुछ पंक्तियां हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं, आपको ध्यान रखनी होंगी। मैं रिपीट करती हूँ। प्रश्न 83, यानी कि देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जब अहू अवहट्टा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जब अहू अवहट्टा। ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों विद्यापति की। प्रश्न 84, पुरुष कहानी हूँ कहूँ जसु पथावे पुन्नु। फिर से रिपीट करती हूँ, पुरुष कहानी हूँ कहूँ जसु पथावे पुन्नु। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति भी विद्यापति की है। प्रश्न 85, कनक कदली पर सिंह समारल ता पर मेरु समाने। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। कनक कदली पर सिंह समारल ता पर मेरु समाने, ये किसकी पंक्ति है? तो दोस्तों विद्यापति की पंक्ति है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो आदिकाल से संबंधित प्रश्नों का पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। अगला पार्ट आपके सामने जल्दी ही आएगा। आज के हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आए हों, ठीक है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।